नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारा क्वेश्चन बैंक निकाला गया था पूरा डिस्कशन के साथ। आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं। वैसे अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी हमारा बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है सभी इसमें दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 11। इसके पहले का हमने 10 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैंने इसका अच्छे से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अब जब चाहें आप आराम से एक एक सेट का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। और ये जो हमारा पेपर होने वाला है दोस्तों, ये हमारा ईएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उसी का पेपर है। और ये हमारा देख पा रहे होंगे 6 दिसंबर 2020 को एक जो एग्ज़ाम हुआ था वही हमारा पेपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक डिस्कशन को भी देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आंसर हमारा हो जाएगा श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1970 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की स्थापना जो है 16 जुलाई 1965 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए या फिर विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 का नेतृत्व जो है मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा जो है किया गया था। नीली क्रांति पहले चीन में शुरू हुई, जहां मछली पकड़ने का कार्य जो है प्राचीन काल से किया जा रहा है। हरित क्रांति जो है सब जो है विलियम गॉड ने दिया था। ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्रजातियों में सुधार के लिए बड़ी संख्या में अनुसंधान केंद्र भी जो है स्थापित किए गए थे। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिए है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति की बात करेंगे तो नदी जोड़ो परियोजना से यहाँ पे संबंधित है। आगे है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो फिलर के रूप में काम नहीं आता है तो ग्लिसरॉल जो है हमारा फिलर के रूप में काम नहीं आता है। दूसरे का हमारा उत्तर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको आप समझते हैं। देखिए, ग्लिसरॉल जो है दोस्तों कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। और यह जो है आपका ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल श्रृंखला का प्रमुख यौगिक है। यह जंतु और वनस्पति तेलों व वसाओं में उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरीन एस्टरो के रूप में जो है उपस्थित होता है। ग्लिसरॉल रंगहीन, गंधहीन, आर्द्रताग्राही और गाढ़ा द्रव्य है। इसका उपयोग जो है शेविंग क्रीम, साबुन व टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, रिफिल, इंक आदि में किया या फिर आदि में होता है। जब वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। इन लवणों को हम साबुन कहते हैं। सोडियम पोटेशियम साबुन के अतिरिक्त अन्य धातुओं के साबुन सफाई के कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। जिस साबुन में उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इसका उपयोग जो है स्नान करने में किया जाता है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण के निर्माण के द्वारा जो है यहाँ पे होता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है दूषित जल के द्वारा जो है संचरित नहीं होता है। संचरित नहीं होता है तो निमोनिया जो है संचरित नहीं होता है। देखिए, फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना जो है निमोनिया कहलाता है। इसमें फेफड़े में सूजन की स्थिति जो है बन जाती है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर जो है बच्चों में होती है। इसके प्रमुख लक्षणों में खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में यहाँ पे कठिनाई होती है। यह रोग जो है दोस्तों यहाँ पे डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है। अन्य 3 रोग जैसे टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, हैजा, ये सब जल जनित रोग होता है। पीलिया यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण जो है अधिक मात्रा में होने लगता है। इसका संक्रमण जो है खाने पीने की वस्तुओं से तथा दूषित जल के द्वारा यहाँ पे होता है। इसमें थकान, फ्लू जैसे लक्षण, पेशाब व मल त्वचा व आँखों का रंग जो है पीला हो जाता है। आगे है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है।
इसका संक्रमण जो है दूषित जल, रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा क्या है होता है। इस रोग को फैलने में मक्खियों की विशेष जो है भूमिका होती है। सिर दर्द, ज्वर तथा शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं जिनमें पानी भर जाता है तथा पाचन शक्ति जो है यहाँ पे खराब हो जाती है। हैजा, यह जो है आपका विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु कारण यहाँ पे होता है। इसका संक्रमण जो है खाने की वस्तुओं एवं दूषित जल द्वारा होता है। इस रोग का जो लक्षण होता है उल्टी एवं दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाना, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाता है, इसी के कारण यहाँ पे होता है। दोस्तों उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें से डेली बेस पे 8 बजे सुबह PDF दिया रहा है डिस्कशन के माध्यम से। और इसका व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533, यानी 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए। आपको जिस तरीके से ज्वाइन कराना है पूरा आपको तरीका बताया जाएगा मैसेज के माध्यम से। मैथ हम छोड़ते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जो कि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी स्यूडोमोनास ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया है। यह आपका विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। उसके पास कोशिकाओं में बना एक दोहरा लिफाफा है जिसके सहारे उसके आंतरिक भाग की जो है रक्षा करता है। राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जीवाणुओं का एक समूह है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। राइजोबियम जीवाणु जो है आपका लेग्यूम यानी दलहनी फसलों की जड़ों को संक्रमित कर उनमें क्या है ग्रंथियों का निर्माण यहाँ पे करता है। इन ग्रंथियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है कर उसे अमोनिया में बदल देता है। पौधे उस अमोनिया का उपयोग प्रोटीन, विटामिन एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक के निर्माण में कर सकते हैं या फिर करते हैं। पौधे की वृद्धि को प्रेरित करने वाला जो है राइजोबैक्टीरिया है। एजोटोबैक्टर कृषि भूमि एवं पौधों की जड़ों की सतह पर स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणु समूह है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसका प्रयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में सभी गैर दलहनी पौधों जिसमें से खासकर चावल, कपास, सब्जियों इत्यादि के लिए यहाँ पे किया जाता है। एजोस्पाइरिलम नीलहरित शैवाल धान के फसल में एजोला इत्यादि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है यहाँ पे करते हैं। जीवाणु विज्ञान का जो पिता है दोस्तों लीवेनहॉक को यहाँ पे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को मनाते हैं। देखिए बात करेंगे कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद जो है 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन जो है भव्य तरीके से किया गया था। आगे है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से क्या कारण है? उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। तो यानी आपका उत्तर यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। देखिए मांग में परिवर्तन किसी विशेष वस्तु या सेवा को खरीदने की उपभोक्ता की इच्छा में बदलाव को निरूपित करता है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में भिन्नता, उपभोक्ता के आय के स्तर में बदलाव इत्यादि कारण से मांग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट बोला है कि एक प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। यदि अन्य बातें जो है सामान्य रहें तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग जो है बढ़ती है। देखिए मांग की लोच बराबर अगर हम बात करते हैं तो मांग में यानी अनुपातिक परिवर्तन बटे यहाँ पे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत है आपका रेगनर नक्स ने इन्हीं के द्वारा क्या है कि किया गया था। असंतुलित विकास सिद्धांत जो है हर्ट्समैन के द्वारा जो है दिया गया है।
उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण समितियां दिया है, जैसे हमारा सरकारिया समिति जो है केंद्र राज्य संबंध है, रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, गायपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार, आबिद हुसैन समिति जो है लघु उद्योग हो जाएगा, और RB गुप्ता समिति कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार। ये सब आप ये अच्छे से याद रखेंगे। आगे है बोल रहा है कि शुष्क बर्फ है क्या, तो ये एक प्रकार से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे B हो जाएगा। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह जो है प्रयोग होती है और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का एक सामान्य हिस्सा है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस को पहली बार जो है 1835 ईस्वी में फ्रांसीसी आविष्कारक एड्रियन जीन पियर जो कि थिलोरियर ने अनुसरण किया था। इसका प्रयोग जो है कूलिंग एजेंट की तरह जो है किया जाता है और अब मेडिकल से लेकर के फूड यानी जो यहाँ पे फूड दिया गया है फूड इंडस्ट्री तक इसका जो है इस्तेमाल यहाँ पे होता है। जब ड्राई आइस को गर्म पानी में डालते हैं तो इससे क्या है कि धुआं निकलती है और उस क्षेत्र में बर्फ़ जैसा यहाँ पे लगने लगता है। यह काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, इस कारण इसमें शरीर की कोशिकाएं जो है मरने लगती है। शुष्क बर्फ़ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित जो है हो जाती है। बर्फ़ में जमने पर जो कि जिलेटिन बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इनका संबंध जो है दोस्तों यहाँ पे कुश्ती से है। आंसर हमारा यहाँ पे D हो जाएगा। देखिए इन्होंने फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में वर्ष 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्थान जो है हासिल किया। भारतीय पहलवान दीपक पूनिया को वर्ष 2021 में कुश्ती खेल में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। दीपक पूनिया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अपने वर्ग 86 किलोग्राम में स्वर्ण पदक भी विजेता रहे हैं। कुश्ती खेलने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ी जैसे हमारे रवि कुमार दहिया हो जाएगा 57 kg, गीता फोगाट 62 kg, विनेश यानी यहाँ पे विनेश फोगाट जो है 56 kg हो जाएगा। मुक्केबाजी में रिंग की लंबाई एवं चौड़ाई कम से कम यहाँ पे 4.9 गुणे 4.9 मिनी स्क्वायर तथा अधिक से अधिक यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओलंपिक खेल मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीक के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्थान या फिर सर्वोच्च संस्था जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना जो है 1934 ईस्वी में किया गया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वर्ष 1977 ईस्वी में हुई थी। इसके कोर्ट की लंबाई आपका 44 फीट एवं चौड़ाई जो है यहाँ पे लंबाई 44 फीट और चौड़ाई जो है 20 फीट तथा नेट की ऊंचाई जो है 5 फीट होता है। बैडमिंटन की भारतीय खिलाड़ी निम्न है जिसमें से पुलेला गायत्री, गोपीचंद, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, उसके बाद ज्वाला गट्टा, अश्विनी पोनप्पा, PV सिंधु इत्यादि। आगे पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B गायन से है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए अब समझते हैं कि भूपेन हजारिका के पद्म विभूषण 2001 ईस्वी में गायन के लिए दिया गया था। भूपेन हजारिका जो है 1992 में दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित असम राज्य से आते हैं। वे गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता भी थे। वर्ष 2019 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है दी जाती है। इसकी मेडल में क्या है कि पीपल के पत्ते का आकार का सूर्य का चित्र जो है अंकित रहता है। भारत रत्न जो है कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत रत्न के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें 3 पदक पुरस्कार होते हैं जिसमें पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है।
पद्म भूषण जो है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे माना जाता है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। आगे क्या है कि जब पानी जमता है तो बर्फ में बदलता है, तो उसका आयतन पूछ रहा है। उसका जो आयतन है दोस्तों यहाँ पे बढ़ता है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए, जब वाष्प को ठंडा करने पर पहले जल यानी द्रव में बदल जाता है, अतः वह ठोस अवस्था यानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रवणांक जो है यहाँ पे कहते हैं। बर्फ का द्रवणांक जो है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन ठोस का द्रवण जो है कहलाता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होता है वह ताप द्रव्य का क्वथनांक जो है कहलाता है, याद रखेंगे। सामान्य ताप पर जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री केल्विन होता है। किसी द्रव्य का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है और दाब घटाने से यहाँ पे कम हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिसका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ हो जाएगा, ढलवा लोहा हो जाएगा। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसे दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव्य में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस जो है अपने ही गले द्रव्य में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण क्या है कि बर्फ का टुकड़ा जो है गले हुए पानी में भी प्लवन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। देखिए, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का यहाँ पे काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की जो संख्या 194 है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक जो है आपके टेड्रोस अधानोम हैं, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय जैसे संगठन दिया गया है, एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। जैसे एशियाई विकास बैंक जो है आपका 1966 मनीला, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो है 1967 जकार्ता, नाटो 1949 ब्रुसेल्स, सार्क का काठमांडू और WTO यानी 1995 में स्थापना जेनेवा हो जाएगा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की बात करते हैं 1930 लंदन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 वाशिंगटन DC अमेरिका हो जाएगा। आगे है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। उत्तर हो जाएगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला जो है भारतीय भूगर्भित सर्वेक्षण मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और उनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को निम्नलिखित भूकंपीय क्षेत्र में बांटा था, याद रखेंगे। जिसमें से अधिकतम प्रभाव क्षेत्र जो है यह भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। यह देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9%। इन क्षेत्रों में ऐसे भूकंपों की संख्या अधिक रहती है जिससे धन यानी जनधन की अपार हानि हुई है। आगे है अधिक प्रभाव का क्षेत्र। देखिए, इस क्षेत्र की भूकंप तीव्रता यानी mm पैमाने पर 8 है। इससे अधिक तबाही के खतरे वाला क्षेत्र जो है कहा जाता है। इस भूकंप क्षेत्र में सिक्किम, बिहार, उत्तरी बंगाल, हुगली डेल्टा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं
पश्चिमी भाग दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश व पश्चिम में काठियावाड़ तट से लेकर के राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग तक अर्ध चंद्राकार आकृति में फैला क्षेत्र कोंकण तट का दक्षिणी भाग भी शामिल है। इसमें देश के कुल भूभाग का 17.3% हिस्सा जो है आता है। यह क्षेत्र जो है अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र का सीमावर्ती भाग है। तीसरा है कि मध्यम प्रभाव का क्षेत्र। देखिए, इसे सामान्य तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। इसका विस्तार विशाल मैदान के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती व दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार व पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग, गुजरात का पूर्वी भाग, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी व पश्चिमी मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश पर मिलता है। इस प्रकार यह देश का कुल क्षेत्र का 30.4% क्षेत्र को आच्छादित करता है। भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से 6 से लेकर के 7 की तीव्रता वाला यहाँ पे क्षेत्र है। नोट कीजिएगा एक एक पॉइंट को। आगे क्या है कि न्यून प्रभाव का क्षेत्र। देखिए, भूकंप की दृष्टि से यह सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसका विस्तार जो है प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग पर प्रमुख रूप से मिलता है। राजस्थान का उत्तरी व पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी पठारी भाग, तमिलनाडु, उत्तरी आंध्र प्रदेश व उसका तटीय भाग तथा छत्तीसगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी कर्नाटक के अनेक भागों पर इसका विस्तार जो है मिलता है। यहाँ भूकंप प्रभाव की तीव्रता जो है 5 से 6 के बीच में यहाँ पे मिलता है। आगे है न्यूनतम प्रभाव का क्षेत्र। यह प्रमुख रूप से पठारी भूभाग पर 4 विस्तृत भूखंडों के रूप में फैला है, जिनका विस्तार जो है प्रमुख रूप से दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ व पश्चिमी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी व मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, झारखंड पर पाया जाता है। यह क्षेत्र जो है भूकंपों की दृष्टि से शून्य माना जा रहा है या फिर जाता रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में क्या है कि महाराष्ट्र में कोयना 1967 व लातूर, उस्मानाबाद 1993 के भूकंपों ने भूगर्भ वेत्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया है। आगे कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अद्यतन संस्करण के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। जैसे पॉइंट को हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। देखिए, भारत के भूकंप जोन 1 और 2 को एक में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण जो है किया गया है। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। जोन 2 के अंतर्गत भारत का 41.4% भू क्षेत्र अल्प तीव्रता क्षेत्र और जोन 3, 4 और 5 के अंतर्गत क्या है कि 58.6% भूभाग जो है भूकंप के प्रति अति संवेदनशील आता है। याद रखेंगे, भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जिसके अंतर्गत क्या है कि भूकंप जोन विशेष क्षेत्र का गुरुत्वीय त्वरण का क्षैतिज अनुभूत त्वरण के आधार पर क्षेत्र के कारण क्या है कि निर्धारित किया गया है या फिर किया है। भूकंप जोन 5 क्या है कि इस क्षेत्र का कारक IS कोड के तहत जो है 0.36 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भूकंप जोन 4 का जोन फैक्टर 0.24, जोन 3 का 0.16 एवं जोन 2 का 0.10 निश्चित जो है किया गया है। भूकंप जोन 5, 4, 3 के अंतर्गत क्या है क्रमशः देश का 10.9% जो है 17.3 और 30.4 भू क्षेत्र जो है यहाँ पे आता है। आगे है यहाँ पे बोल रहा है कि भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। देखिए, प्राथमिक अथवा पी तरंगे। देखिए, यह तरंग जो है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग जो है 8 किलोमीटर, एक सेकेंड, देखिए इसकी जो औसत वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी गति जो है सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंग जो है किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए क्या है कि इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग जो है न तो दर होता है, या पॉइंट को याद रखेंगे। द्वितीय अथवा एस तरंगे, देखिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यह तरंग जो है केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती हैं। औसत वेग जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सतही अथवा एल तरंगे, देखिए इन्हें जो है धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज जो है HD लव ने किया था। इन्हें क्या है कई बार लव
वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम जो है आर वेव्स यानी लाइट वेव्स के हैं। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल अथवा गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। इनकी या फिर इसकी चाल जो है 1.5 से लेकर के 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सतही तरंगे जो है अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, याद रखेंगे। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे क्या है कि इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य जो है निकलते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग जो है अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर क्या है कि घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती है, परंतु वहाँ पर उसका वेग जो है कम हो जाता है। गौण तरंगे द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। एल तरंगे जो है केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे जो है परावर्तित तथा अपरिवर्तित होते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। तो लोकसभा के सदस्य चुन सकते हैं, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए लोकसभा सदस्य का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व जो है करने के लिए अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है के रूप में चुनती है, अनुच्छेद 93 के द्वारा। लोकसभा के सदस्य की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं जो है निम्न है। यह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य के सरकार के अंतर्गत वह कोई भी लाभ के पद पर नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता जो है नहीं होती है, क्योंकि वह एक संसद सदस्य के रूप में जो है शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद से संबंधित है। अनुच्छेद 53 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल प्रस्तावित जो है कार्यपालिका है। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है रहते हैं। इसमें पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों के जो अन्य मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर के बनता है। राज्यसभा उच्च सदन एक स्थायी सदन ऐसे हैं कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त जो है हो जाते हैं। आगे क्या है कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो है 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक यहाँ पे रहता है, याद रखेंगे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है श्री जी.बी. बावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयन अयंगर थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17वां है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 15वां, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। करंट को हम छोड़ेंगे, ठीक है, और ये मैथ्स का है तो इसको भी हम छोड़ेंगे। करंट देखिए आगे पीछे चेंज होता रहता है, तो करंट बस आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए और बाकी जो डिस्कशन कराना होगा वो तो मैं करा ही रहा हूँ। आगे कि सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। सुवा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिजी। देखिए फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है। यह ओशनियाई देश है, इसकी मुद्रा जो है फिजी डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिला करके ओशनिया जो है कहा जाता है। फिजी के समीवर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वनुअतु, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तुवालू है।
उसके बाद वनुअतु दक्षिण प्रांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। ज्वालामुखी मूल का यह द्वीप जो है समूह है। वनुअतु देश की राजधानी पोर्ट विला, इसकी मुद्रा जो है वातु है। टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है, यह भी ओशनियाई देश है। इसकी राजधानी जो है नुकू आलोका, एक मुद्रा टोंगन पांगा है। ठीक है। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में 9000 यहाँ पे मीटर गहरा है। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित पोलिनेशियाई द्वीप देश यानी द्वीपीय देश है। तुवालू की राजधानी जो है फुनाफुती एवं इसका मुद्रा जो है डॉलर। इसके निकटवर्ती देश जो है किरिबाती, समोआ और फिजी हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता जो है नौकरशाही की नहीं है? उत्तर हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता जो है नहीं है। ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, राज्य या शासन के आदेशों या इच्छा के बिना जब कोई सदस्य जो है कार्य करता है तो उसे ऐच्छिक या स्वैच्छिक कहा जाता है। स्वैच्छिक का मतलब होता है स्व यानी अपनी इच्छा से किसी कार्य को करना। यह नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नौकरशाही की विशेषता निश्चित कार्यक्षेत्र, पद सोपान पद्धति के आधार पर नियुक्ति, निश्चित नियम, कागजी कार्यवाही, निश्चित एवं व्यवस्थित संगठन, कुशल एवं मेधावी व्यक्तियों की नियुक्ति, भर्ती प्रणाली, अनुशासन आदि। नौकरशाही कार्य कुशल जो है प्रशिक्षित तथा कर्तव्यपरायण सरकारी कर्मचारियों एवं विशिष्ट संगठन जिसमें जो है पदसोपान तथा आशा की एकता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाता है। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास जो कि लक्ष्य जो है निर्धारित किए जाते हैं उसे नौकरशाही ही क्रियान्वित करती है। बीबर के अनुसार नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित औपचारिक व संतरित पदों की एक अवैयक्तिक व्यवस्था है जो प्रशासनात्मक दायित्वों की पूर्ति और संगठनात्मक लक्षणों का प्राप्ति के लिए जो है स्थापित की जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं कौन कौन से? तो इसका ऑप्शन हम नीचे देखेंगे। इसका उत्तर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 अंग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत एवं जिला परिषद हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अनुसार पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना निम्न है। प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति का प्रमुख उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना था जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की संरचना या कार्यपालिका या फिर कार्यप्रणाली की सफलता में बाधक थी। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। ग्राम सभा गांवों में रहने वाला प्रत्येक पुरुष और महिलाओं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तथा उसका नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज हो, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित यहाँ पे करना है। यहाँ पे दिया गया जैसे समितियों का नाम दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, संथानम समिति 1962, उसके बाद अदिक अली समिति 1964, अशोक मेहता समिति 1977 और GV के राव समिति 1985, LM सिद्धवी समिति 1986 हो जाएगा। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? करंट का प्रश्न है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। तो करंट हमने आपसे बोला है, करंट हम छोड़ेंगे। ठीक है। के सिवान डैश के अध्यक्ष हैं? उत्तर हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, इसरो के। ठीक है। देखिए इसरो का वर्तमान अध्यक्ष जो है दोस्तों एस सोमनाथ 10वें, जो कि 10 जनवरी 2022 को बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 ईस्वी में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में क्या है कि रखा गया है। वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि 21 मई 2021 को 21 से 2 वर्ष के लिए यहाँ पे है।
आगे है नदी दिया गया है और आपका यहाँ पे सहायक नदी दिया गया है, याद रखेंगे। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए हमारा जो गोदावरी है, मूसी, यही हमारा गलत हो जाएगा, सहायक नदी। गोदावरी यानी मूसी की यहाँ पे देखिए मूसी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। बाकी कावेरी, हेमावती सही है, महानदी मांड सही है, कृष्णा जो है हमारे यहाँ पे मालप्रभा सही दिया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आप 23 का देख लेते हैं। 23 का कौन सी कंप्यूटर जनरेशन जो है पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पांचवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखिए वर्तमान में 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो है 1945 से 55 में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या एक मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप या पंप कार्ड का पच कार्ड का यहाँ प्रयोग किया जाता था उस टाइम। द्वितीय पीढ़ी यानी सेकेंड ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, जिसका विकास जो है विलियम शॉकनी ने 1947 में किया था। तीसरे जनरेशन में आईसी चिप का यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी चिप का पूरा नाम होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है। चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की आधुनिक तकनीक का प्रयोग जो है किया जाने लगा था। ये मैथ्स का प्रश्न है, इसको हम छोड़ेंगे, है ना, आगे देखेंगे। थायमिन है क्या? देखिए थायमिन की बात करते हैं तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, समझते हैं। देखिए विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन बी का स्रोत जो है आपका अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली एवं सब्जियां होता है। विटामिन B1 का कार्य जो है वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट उपापचय नियंत्रण, तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए आवश्यक। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से क्या है कि एनीमिया, पांडु रोग आदि यहाँ पे होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है विटामिन B2 का स्रोत जो है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध आदि ये सब देखने को मिलता है। विटामिन 6 का रासायनिक नाम जो है आपका पैराडॉक्सिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रुधिर क्षीणता, एनीमिया, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन आदि। विटामिन B6 का जो स्रोत है मांस, मछली, इष्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, ये सब आदि होता है। और विटामिन का जो आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की उपापचयी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है एवं इसकी पूर्ति जो है विटामिन युक्त भोजन से होता है, याद रखेंगे। और नोट, विटामिन डी एवं के का संश्लेषण जो है हमारे शरीर में होता है, याद रखेंगे। लावेर कप संबंधित है किससे? तो ये हमारा टेनिस से संबंधित है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, है ना। चलिए जो इम्पोर्टेंट है हम देख लेते हैं। जैसे फुटबॉल का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था, याद रखेंगे। फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है जिसका स्थापना जो है 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में किया गया था। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख जो है किया है? उत्तर हो जाएगा जनसंहार, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए भारत को जब आज़ादी मिली उस वक्त लगभग 5 लाख लोगों से ज़्यादा मौत हुई। कई हज़ार लोग जो है अगवा कर लिए गए। कई महिलाएं बलात्कार का शिकार बनी और हज़ारों घर बेघर हो गए। कई बच्चे अनाथ हो गए। 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है शरणार्थी बन गए। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत और पाकिस्तान विश्व के मानचित्र पर 2 स्वतंत्र जो है राष्ट्र बन गया। पाकिस्तान में स्वतंत्र दिवस जो है 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा परम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1984 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ का यहाँ पे निर्माण किया था। नवंबर 1984 में भारत की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किया गया था। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक जो है डॉक्टर विजय भटकर हैं। परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसका विकास जो है 1991 में हुआ था। परम श्रेणी के कंप्यूटर का जो विकास है CDEC ने किया था। भारत के सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु कहा जाता है। कंप्यूटर जो है 3 भाग के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। देखिए फ्रंटियर अमेरिका 2022 विश्व का सबसे तेज जो है कंप्यूटर है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं।
एक सुपर कंप्यूटर में करीब 80,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी यानी परिकलन क्षमता होती है, इसकी गति को मेगा फ्लॉप से मापा जाता है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका ENIAC था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? उत्तर हो जाएगा संघवाद नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका को भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख जो है हमारे संविधान का आधार जो है स्तंभ है। प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया, जैसे हम भारत के लोग, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, ये सब प्रयोग किया गया है। न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समता जो है प्रतिष्ठा और अवसर की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता और बंधुता भी हो जाएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरव गांगुली हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। 281 एंड बियॉन्ड VS लक्ष्मण की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। देखिए, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, स्टेट फॉर्म द हार्ट कपिल देव, गोल्डन गर्ल जो है PT उषा, सनी डे जो है हमारे सुनील गावस्कर, वन डे वंडर्स जो है हमारे यहाँ पे सुनील गावस्कर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? INS क्या हो जाएगा दोस्तों? अरिहंत हो जाना चाहिए। इसका उत्तर हमारे यहाँ पे INS पनडुब्बी दिया गया, जो कि सही है। INS यानी भारत का प्रथम पनडुब्बी जो है आपका यहाँ पे INS चक्र यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, बात करेंगे 1988 में परमाणु शक्ति से संचालित सोवियत पनडुब्बी को भारतीय नौसेना द्वारा इसे INS चक्र नाम दिया गया था। INS खंडेरी भारत में बनी भारतीय नौसेना की 6 कलवरी श्रेणी को पनडुब्बी में से दूसरी है। यह एक डिजिटल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसे फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNC द्वारा जो है डिजाइन किया गया था और मुंबई में क्या है कि मझगांव डाक लिमिटेड में निर्मित किया गया था। INS कलवरी S-50 भारतीय नौसेना के 6 कलवरी क्षेत्र श्रेणी की पनडुब्बी में पहली पनडुब्बी है, जिसका निर्माण जो है भारत में हुआ है। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल जो है अग्नि है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है पृथ्वी है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र जो है यहाँ पे तारापुर है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर हमारा एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री RMJ मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है किया गया था। तो ये जो किया गया था अगस्त 1932 को किया गया था। आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए, इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए जो है आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता, जिसे प्रायः जो है पूना समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें क्या है कि दलित वर्गों के लिए यहाँ पे सीटों का यहाँ पे आरक्षण जो है किया गया। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ। नोट कीजिएगा। आगे है कि मुक्त पतन उदाहरण है किसका? तो ये जो उदाहरण है एक समान त्वरण गति यानी एक समान त्वरण वाली गति का है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है या फिर गिराया जाता है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है नियत रहता है। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। उसे गुरुत्वजनित त्वरण जो है कहते हैं, जिसका मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी जो है टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति जो है नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में क्या है कि लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट के उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड जो है उसकी फर्श से उठ करके उसकी छत से जा लगेगा। ठीक है, और समय के साथ जो है किसी वस्तु की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन जो है गति कहलाता है।
गति मुक्त रूप से निम्न प्रकार के होते हैं: रेखीय गति या फिर आवर्ती गति और दोलन गति इत्यादि। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में स्थित है। देखिए, भारत के 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50 तथा तेलंगाना में 40 है। विधान परिषद विद्यमान है। देखिए, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, याद रखेंगे। विधान परिषद सदस्य जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु जो सीमा रखा गया है 30 वर्ष रखा गया है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है विधान परिषद का। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। विधानसभा का सदन जो है निम्न सदन है, जिसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है दोस्तों 25 वर्ष रखा गया है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक जो है 500 सदस्य होते हैं। अपवाद जो है गोवा, मणिपुर आदि है। गुजरात, केरल एवं राजस्थान में एक सदनीय विधायिका है। बिहार में विधानसभा सीट जो है 243, लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में यहाँ पे 16 सीट हैं। आगे है सामान्य तापपतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? उत्तर हमारा हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। यह प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है, जो क्षोभ सीमा तक विस्तारित रहती है। इस सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी कभी ऊंचाई के साथ जो है तापमान में वृद्धि होती है, उसे ही हम ऋणात्मक ताप जो है पतन कहते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर ऊंची ऊंचाई पर यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल को हम संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक यहाँ पे सीमित होती हैं। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत, इसकी ऊंचाई सतह से 18 किलोमीटर है, याद रखेंगे। समताप मंडल की ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर तक है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि जो है कुछ नहीं होती हैं। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा जो है पाई जाती है। इस मंडल में ओजोन का एक परत जो है पाया जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? देखिए, इजराइल की जो मुद्रा है शेकेल है। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए, सामान्यतः शेकेल के रूप में जाना जाता है, जो 4 वर्णों में आते हैं। इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम है। इसकी राष्ट्रीय प्रतीक जो है आपका कैंडेल ब्रम तथा संसद जो है नेसेट है। इजराइल की जो भाषा है दोस्तों हिब्रू है, जो कि बाइबल की भाषा मानी जाती है। हिब्रू और अरबी इजराइल की सरकारी भाषा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम आपका मोसाद है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? आंसर हो जाएगा शेख हसीना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? देखिए, आगरा शहर का संस्थापक आपके सिकंदर लोदी हैं। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की तथा अपनी राजधानी जो है दिल्ली से आगरा जो है स्थानांतरित किया था। बात करेंगे प्रमुख नगर और संस्थापक, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर हमारा हो जाएगा अकबर के द्वारा। फतेहपुर सिकरी अकबर। रोहतासगढ़ का किला जो है शेर शाह सूरी। जौनपुर हमारा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और दौलताबाद जो है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। सीरी शहर जो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद जो है हमारा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। आगे है, बोला कि इताईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? तो वह आपको देखने को मिलता है पाराना नदी पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वास्थ्य से है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर 2014 को जो है प्रारंभ किया। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व जो है करता है। ये रोग जो है आपका तपेदिक हो जाएगा, उसके बाद पोलियो माइलाइटिस हो जाएगा, आपका हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, और आपका यहाँ पे पार्टूसिस हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा और खसरा, ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा खसरा, रूबेला, उसके बाद रोटा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो जाएगा। उसके बाद पोलियो के खिलाफ टीका को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या जो है 12 हो गया है। ये सब पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। महिला यात्रियों को उनके ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो है शुरू किया गया है। उत्तर हो जाएगा मेरी सहेली, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ये सब हमारा करंट का प्रश्न है। देखिए, आरपीएफ की जो स्थापना है 1959 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आरपीएफ दिवस हम मनाते हैं 20 सितंबर को, याद रखेंगे। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पैरासाइट को। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे हम 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कोडा, जो कि निर्देशक हैं आपके सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है आप याद रखेंगे विल स्मिथ, जो कि फिल्म का नाम है किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेसिका चेस्टन, फिल्म का नाम है द आइज ऑफ टैमी फे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करते हैं तो एरियाना डिवोस, जो कि फिल्म का नाम है बेस्ट साइट स्टोरी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है ट्रॉय कोत्सुर, जो कि फिल्म का नाम है कोठा। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म जो है हमारा एनकेंटो। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म जेन कैंपियन, फिल्म जो है आपका द पावर ऑफ द डॉग है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी है आपका ड्यून और ग्रीन फ्रेजर आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। और भी नाम है। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम की बात करते हैं डिजाइन की तो क्रुएला जेनी बीवेन। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री आपका फीचर फिल्म जो है आपका समर ऑफ सोल। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री आप याद रखेंगे द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग ड्यून हो जाएंगे, जो वाकर फिल्म का नाम है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म जो है ड्राइव माई कार जापान। सर्वश्रेष्ठ संगीत जो है आपका यहाँ पे ड्यून हैंस जीमर याद रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ संगीत की बात करते हैं तो ओरिजिनल सॉन्ग जो है नो टाइम टू डाई। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म जो है एनिमेटेड आपका द विंडशील्ड वाइपर। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म जो है आपका यहाँ पे द लॉन्ग गुड बॉय। इसमें फिल्म ड्यून की बात करते हैं जो विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जबकि फिल्म द पावर ऑफ द डॉग 93वां संस्करण 2021 में सर्वाधिक 12 श्रेणियों में नामांकित जो है हुआ है। D2O का अधिकतम उपयोग होता है। D2O का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भट्टी में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर हमारा कि D2O का अधिकतम उपयोग होता है। देखिए, D2O का जो अधिकतम उपयोग होता है परमाणु भट्टी में होता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड को भारी जल यानी D2O कहते हैं। इसका अधिकतम उपयोग जो है परमाणु भट्टी में नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक रूप में, इसके अलावा औषधि के निर्माण में इत्यादि में किया जाता है। इसका अणु भार जो है 20 तथा pH वैल्यू जो है 7 होता है। भारी जल का आविष्कार सन जो है 1932 में यूरे और वासवर्न ने किया था। यूरे को सन 1934 में भारी हाइड्रोजन और भारी जल की खोज के लिए क्या है कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साधारण जल के 6000 भागों में लगभग 1 भाग भारी जल होता है। भारी जल साधारण जल के विद्युत अपघटन द्वारा जो है बनाया जाता है। भारी जल का क्वथनांक जो है आपका 374.4 केल्विन तथा हिमांक जो है आपका 276.8 केल्विन और अपेक्षित घनत्व जो है आपका 239 केल्विन पर 1.1059 होता है, जो साधारण जल से अधिक होता है। साधारण जल की तरह जो है भारी जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। वेल्ड घास स्थल जो है पाए जाते हैं कहाँ में? उत्तर हमारा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
देखिए वेल्ड घास के मैदान का विस्तार जो है मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा जो है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया के कई भागों में वेल्ड घास के मैदान जो है क्षेत्र अधिकतम भागों में घास देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कैंटरबरी न्यूजीलैंड के मैदानों में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। यह मैदान जो है बहुत उपजाऊ होते हैं। पंपास विश्व प्रसिद्ध शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका विस्तार जो है दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के दक्षिण भाग में मुख्य तौर से होता है ना। आगे है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। यह मैदान ऑस्ट्रेलिया का कृषि उत्पादक का प्रमुख केंद्र भी है। इस मैदान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कंगारू सबसे प्रमुख है। कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक भी कहा जाता है। आगे है पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं जो हैं, जिसमें से जीव एवं अजीव हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए समस्त जीवधारी अपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों से क्रिया करते रहते हैं। इस प्रकार जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो है पारस्परिक क्रिया निरंतर चलती रहती है। इससे एक तंत्र जो है बनता है, जो पारिस्थितिकीय तंत्र या परितंत्र जो है कहलाता है। आगे है बोला कि ओकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। हैकेल द्वारा निर्मित ओकोलॉजी नामावली का ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है, जिसमें ओकोस रहने का स्थान तथा लेगोस अध्ययन है। आगे चलकर ओकोलॉजी जो है दोस्तों, ओकोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टैंसले ने पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का यहाँ पे गढ़ा है। ये सब फिगर बनाया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखेंगे 46 नंबर। बोला कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन जो है नहीं किया था। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फूल की आकृति याद रखेंगे। आगे क्या है देखिए, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए फूल की आकृति लक्षण का यहाँ पे चयन जो है नहीं किया था, याद रखेंगे। और ये सब देखिए लक्षण बीज का आकार हो जाएगा, बीज का रंग हो जाएगा, बीज का फूल का रंग, फिर उसके बाद फली का आकार, ये सब आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आगे है कि ऑनलाइन पोर्टल यानी एनश्योर को लॉन्च किया गया था। तो ये जो आपका लॉन्च किया गया था दोस्तों, हम इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था। इसके बारे में समझते हैं। देखिए एनश्योर पोर्टल के राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है के अंतर्गत जो है लॉन्च किया जाता है या फिर किया गया है। इस पोर्टल को नाबार्ड यानी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 द्वारा विकसित किया गया है। इसका संचालन जो है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा जो है किया जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के घटक उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन जो है के अंतर्गत पोल्ट्री जुगाली करने वाले छोटे जानवरों, सुअरों आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए जो है की जाने वाली सब्सिडी का भुगतान डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है। डीबीटी की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2013 से किया गया है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन जो है अवार्ड जीता है। उत्तर हो जाएगा पीटी ऊषा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए जन्म जो है केरल में 27 जून 1964 को हुआ था। पीटी ऊषा को भारत की उड़न परी के नाम से जाना जाता है, फिर उनको कहा जाता है। इन्हें 1984 और 1985 ईस्वी में क्रमशः अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करते हैं IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, स्थापना जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 17 जुलाई 1912 में किया गया है। इस समय इसका नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ था। 2001 में इसका नाम बदल करके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है मोनाको यानी फ्रांस में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा फसल का खेत, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र है। पारिस्थितिकीय तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम
A.J. टांसले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। कृत्रिम पारिस्थितिकी वह स्थान है जहाँ पर सजीव एवं निर्जीव घटक जो है आपस में संबंध रखते हैं। उदाहरण दिया गया जैसे कृषि खेत खलिहान हो जाएगा, जल जीवशाला हो जाएगा, अंतरिक्ष यान हो जाएगा, जल नदी और भू हो जाएगा। समझते हैं इसको, आगे भी कुछ दिया गया है जैसे पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है अहमदाबाद में है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र के चेन्नई में है। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। खनन पर्यावरण केंद्र जो है हमारा यहाँ पे धनबाद में देखने को मिलता है। सलीम अली विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र जो है कोयम्बटूर है। पर्यावरण संस्थान यहाँ पे दिया गया जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है नई दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है नई दिल्ली में है। GB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान जो है ये आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद जो है देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। वन उत्पादकता केंद्र जो है रांची में है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान जो है फरीदाबाद में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 ईस्वी से मनाया गया था। अधिनियम और नीति दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1974। वन अधिनियम जो है आपका 1980 हो जाएगा। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 हो जाएगा। पर्यावरण की बात करते हैं, इसका अधिनियम जो है 1986 हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988। ध्वनि प्रदूषण जो है आपका नियमन एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 2000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए, लुईस ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। हिंदी यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका 12 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। शहीद दिवस कुष्ठ निवारण दिवस जो है 30 जनवरी। शून्य भेदभाव दिवस जो है 1 मार्च और विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को हम मनाते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस बिहार दिवस जो है 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस जो है हम मनाते हैं 24 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस जो है 27 मार्च। अहिंसा दिवस गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री जो है हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। आगे है कि विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। उसके बाद भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाते हैं। विजय दिवस जो है हम मनाते हैं 16 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी जो है 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। ये हमारा मैथ्स का प्रश्न है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ये मिट्टी जो है सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता से होती है। आगे है कि बोल रहा है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का काला रंग जो है टाइटेनिफेरम, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता यहाँ पे होती है। काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से रेगुर व उत्तर प्रदेश में करेल, काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय नरजोन चरनोजम कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, याद रखेंगे।
इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका विकास जो है महाराष्ट्र सर्वाधिक मात्रा में, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश दक्कन लावा बेसाल्ट के अपक्षय से यहाँ पे हुआ है। इसमें उर्वरता अधिक होती है। ये जड़दार फसलों जैसे कपास, तूर, खट्टे फलों, चना, उसके बाद सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज, सफोला आदि की खेती के लिए जो उपयुक्त रहती है। आगे है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है क्या? तो बैरोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए एनीमोमीटर, यह उपकरण जो है हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। बैरोग्राफ जो है इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। और कार्डियोग्राफ जो है इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। क्रोनोमीटर जो है यह उपकरण जो है जलयानों पर लगा होता है। इससे क्या है कि सही समय का पता लगाया जाता है। फायदोमीटर जो है गहराई नापने के लिए होता है समुद्र की। गैल्वेनोमीटर जो है इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की उपस्थिति एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो है दोस्तों यहाँ पे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा जो है द्रवों की अपेक्षित घनत्व जो है ज्ञात करते हैं। पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे भी दिया गया जैसे रेन गेज दिया गया है, यह वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है। सिस्मोग्राफ जो है यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। पायरोमीटर जो है दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का उपयोग यहाँ पे होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है निम्न में से कौन सा है? उत्तर हो जाएगा गैंगटिक डॉल्फिन, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम है इसका दोस्तों याद रखेंगे। गंगा डॉल्फिन की खोज जो है आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में किया गया था। गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कोर्नाफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है। यह पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती है तथा उन्हें अपने दिमाग में एक छवि देखने में सक्षम बनाती है। इन्हें क्या कि सुसु भी कहा जाता है। 2009 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। एक सेकेंड, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया गया, क्या लग रहा है। देखिए गंगा डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना यहाँ पे किया गया है। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिषद में गंगा नदी के तट पर यहाँ पे स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जो है प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है कि सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए ज्योतिबा राव फूले 1827 से 90 माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में की थी। कि ज्योतिबा राव फूले को 1888 में महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक विठ्ठल राव कृष्णाजी वांदेकर ने महात्मा की उपाधि जो है दिया था। सावित्री बाई कवित्री थी और काव्या फूले तथा बावन काशी सुबोध रत्नाकर उनके 2 काव्य संग्रह हैं। दयानंद शास्त्री की बात करते हैं, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर 1877 में यहाँ पे स्थानांतरित किया था। दयानंद के विचार पर चिंतन का प्रकाशन जो है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है। दयानंद शास्त्री ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक नेत्रहीन गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण किया था। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो नरेंद्र दत्त 1863 से 1902, जिन्हें बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व
धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम जो है नरेंद्र नाथ से बदल करके स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्मा राम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। वेद समाज, देखिए केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर के श्री हरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की यहाँ पे स्थापना किया था। आगे है कि भारत में पेन नंबर कोड कुल अक्षरों व संख्याओं में बना होता है। उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा 10। ठीक है, देखिए आयकर विभाग द्वारा जो है लेमिनेटेड कार्ड के रूप में 1872 में पेन जारी किया गया। पेन का नाम है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, है ना। उदाई जो लिखा गया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हो जाएगा। आधार कार्ड नंबर 12 होता है। वोटर आईडी कार्ड में आपका 10 संख्या होता है और ड्राइवरिंग लाइसेंस में 15, जीएसटी पंजीकरण में 15 और एटीएम कार्ड में यहाँ पे 16 नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे क्या है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण जो है कैसे करा सकते हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ई मित्र हो जाएगा। तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण जो है ई मित्र साइट से किया गया जाता है। देखिए राजस्थान सरकार द्वारा ई मित्र राजस्थान पोर्टल की शुरुआत किया गया है। इसमें सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे विभिन्न सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जाएगी। ई मित्र का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक मित्र होता है। प्रमुख पोर्टल एवं उनके जारीकर्ता तथा उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है। जैसे सांस पोर्टल जो है असम सरकार, उद्देश्य जो है आपका नवजात मौतों को रोकने के लिए है। आपका स्केल ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, उद्देश्य जो है आपका चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के लिए समाधान। और CM द हैती पोर्टल मुख्यमंत्री मणिपुर, उद्देश्य क्या है जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए। ई समाधान पोर्टल जो है UGC विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों की निगरानी और समाधान हेतु है। लकी बिल ऐप केरल सरकार हो जाएगा। GST चोरों पर अंकुश लगाने के लिए यह चलाया गया है ऐप। समीक्षा संगम पोर्टल जो है आपका CBSE हर एक विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम सैंपल पेपर को सुव्यवस्थित करने हेतु है। और आधार फेस ID ऐप जो है चेहरा प्रमाणीकरण हेतु है। EV मित्र ऐप जो है आपका बेस्कॉम कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु है। और सेली ऐप जो है केरल सरकार के द्वारा राज्य में लोगों के जीवन यानी राज्य के लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान व नियंत्रण करना है। आपका 1400 ऐप जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए है। आयु ऐप जो है हमारा कर्नाटक सरकार योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने के लिए है। विच विजिल ऐप जो है गोवा सरकार के द्वारा समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु है। आभा मोबाइल ऐप जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए है, यहाँ पे किया गया है। आगे है जैसे संभव पोर्टल जो है उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक शिकायतों निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए है। गति शक्ति संचार पोर्टल जो है दूरसंचार विभाग केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन के लिए है। उसके बाद जन निगरानी ऐप जो है जम्मू कश्मीर लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु है। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप जो है उत्तराखंड राज्य नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में सहायक या फिर सहायता हेतु है। उसके बाद है कावल उथवी ऐप जो है तमिलनाडु राज्य द्वारा है पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु है। उसके बाद लोकपाल ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है। किसान मोबाइल ऐप जो है IIT रुड़की द्वारा किसानों को कृषि मौसम संबंधित सेवाएं जो है प्रदान करने के लिए है। तंबाकू छोड़ो ऐप जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए है। उसके बाद अपना कांगड़ा ऐप जो है हिमाचल प्रदेश पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने व हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने हेतु है। सारथी मोबाइल ऐप जो है सेबी के द्वारा निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में से सटीक ज्ञान के सशक्त जो है बनाने हेतु है। चलो ऐप जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद हेतु है। कॉल योर कॉप नागालैंड पुलिस तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु है। माई पार्किंग ऐप जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटल उपलब्ध कराने हेतु है। उसके बाद फिश वाले ऐप जो है असम सरकार भारत का पहला ई फिश मार्केट है। गरुड़ ऐप जो है हमारा निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजाब में सभी मतदान केंद्रों के लिए है। आगे हमारा है कि दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत जो है आता है। ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा फ्यूजियामा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूजियामा। देखिए ज्वालामुखी का तात्पर्य जो है उस क्षेत्र अथवा दरार से है जिसका संबंध जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जल वाष्प आदि का निर्गमन होता है। ज्वालामुखी कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी का नाम और देश दिया गया, जैसे फ्यूजियामा जो है जापान, माउंट एटना जो है सिसिली हो जाएगा, माउंट एरेबस जो है रॉस द्वीप अंटार्कटिका, विसुवियस जो है आपका नेपल्स की खाड़ी इटली, इस्तांबुली जो है लिपारी द्वीप भूमध्य सागर, माउंट रेनियर जो है अमेरिका, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, पेरिकुटिन जो है मैक्सिको, कोह सुल्तान जो है पाकिस्तान, माउंट ताल जो है फिलीपींस हो जाएगा। उसके बाद किलिमंजारो तंजानिया। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा इस्तांबुली यानी इटली को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका माउंट एरेबस महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है पाया जाता है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे क्या कि प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय की संज्ञा जो है प्रदान किया गया है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है मोना लोआ है। आगे कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह हेलीकॉप्टर अपने सेंसर की मदद से रात में भी उड़ सकता है। उपकरण किस देश की विकसित और क्या है। देखिए S-400 रूस एयर डिफेंस सिस्टम, हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल, चिनूक जो है अमेरिका हेलीकॉप्टर है, बराक 8 जो है हमारा DRDO व इजराइल सरफेस टू एयर मिसाइल, INS बेला जो है फ्रांस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, इंद्रजाल जो है भारत ड्रोन डिफेंस सिस्टम, प्रचंड भारत जो है भारत स्वदेश निर्मित युद्धक हेलीकॉप्टर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है। उत्तर हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए विलय के बाद वर्तमान में भारत में बैंकों की संख्या जो है 12 हो गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्र बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक में हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है कैनरा बैंक में हुआ है। भारत में बैंकों के विलय संबंधित दिशा निर्देश बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 44A के अंतर्गत दिए गए हैं। भारत में बैंक विलय की प्रक्रिया जो है 1960 के दशक में शुरू हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने वर्ष 1991 में MS नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का यहाँ पे गठन किया था। आगे की अवंती की राजधानी थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत 16 महाजनपदों या फिर जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अवंती की बात करते हैं तो इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश व आसपास का क्षेत्र जो है मालवा शामिल था।
इसकी दो राजधानी, जैसे उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी भाग की राजधानी जो है महिष्मती हो जाएगा। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिलाया था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। मगध की राजधानी जो है गिरिब्रज राजगिरी थी और वज्जी की राजधानी जो है वैशाली थी, याद रखेंगे। आगे क्या है, बोल रहा है कि सेबेस्टियन वेट्टल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवदास। देवदास याद रखेंगे। देखिए देवदास एवं चरित्रहीन पुस्तक के लेखक जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए बोला कि जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी की कलकत्ता, अब कलकत्ता में 7 मई 1861 में हुआ था। अन्य नाम जो है नामो भानु सिंह ठाकुर, जो कि मोनिता गुरुदेव कवि गुरु और बिस्वाकारी के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित थे। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जो है जीतने वाले वह पहले गैर यूरोपीय पहले भारतीय थे। रचना जो है आपका काबुली वाला मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर है। दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता जो है भारत जनगण मन और बांग्लादेश अमार सोनार का राष्ट्रगान लिखा है। वह ऐसा करने वाले एकमात्र कवि हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है दी थी। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, किंतु 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया था। गौरतलब है कि नाइटहुड की उपाधि जो है मिलने के बाद नाम के साथ जो है सर लगाया जाता था। मृत्यु जो है 7 अगस्त 1947 को है कलकत्ता में हो गया था। आगे कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार जो है तो पुनर्भरणी हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए समुद्रों से ऊर्जा जो है समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, यानी महासागरीय तापीय ऊर्जा हो जाएगा। जैसे ज्वार भाटा है। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण जो है सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। देखिए सागरीय जल को नीचे गिर करके पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। उसके बाद भारत का प्रथम सामुद्रिक ज्वारीय विद्युत संयंत्र जो है विंझिगम यानी केरल में लगाया गया है। भारत में लगभग 9000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न जो है करने की क्षमता है। चलिए आगे है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो है किस स्थान पर हुआ था? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसान से एक अनुबंध करा लिया था, जिसके अंतर्गत क्या है कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था जो है 3 कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाती है या फिर जानी जाती थी। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलतः की बात करते हैं तो गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, उसके बाद मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जे.बी. कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 प्रथम भूख हड़ताल भी है। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। यह मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के विवाद छिड़ा था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा, जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए राजी थे। अतः ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए मिल मालिकों को 35% बोनस मजदूरों को भुगतान करने का फैसला सुनाया। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के
प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। बारदोली सत्याग्रह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरदार ने किसानों के लगान में 30% तक वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद जो है वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है प्रदान की। दिल्ली षड्यंत्र, देखिए दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों के स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका। इस समय क्या है, यानी इस बम हमले में रास बिहारी बोस तथा सचिन सान्याल की भूमिका थी। घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, उसके बाद दीनानाथ, सुल्तान चंद्र, हनुमंत सहाय, बसंत कुमार, बाल मुकुंद एवं बलराज इत्यादि शामिल थे। इन सभी पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा जो है चलाया गया। इसमें से कुछ को फांसी दी गई तथा शेष को देश से यहाँ पे निर्वासित जो है कर दिया गया। आगे क्या है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, वायु सेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 124A के तहत उच्चतम न्यायालय एवं 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। थल सेना जो स्थापना है 1 अप्रैल 1895, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य जो स्वयं से पहले सेवा यानी खुद से पहले सेवा दिवस जो है 15 जनवरी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल एम राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जो है जनरल अरियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जो है जनरल मानिक शाह। वायुसेना जो है स्थापना 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य क्या है? टच टू स्काई विद ग्लोरी दिवस जो है 8 अक्टूबर। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है एयर मार्शल थॉमस हमस्टर्ड हो जाएंगे। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष जो है एयर मार्शल एम मुखर्जी। नौसेना की जो स्थापना है 26 जनवरी 1950, मुख्यालय जो है पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई, दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि। अन्य 2 पूर्वी नौसेना कमान जो है विशाखापट्टनम है। आदर्श वाक्य क्या है? सन्नो वरुण संस्कृत में है। प्रमुख जो है मनोज पांडे 29वें दिवस जो है 4 दिसंबर। प्रथम नौसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो वाइस एडमिरल R.D. कटारी हो जाएंगे। आगे है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा हमारा परसदार चट्टान का उदाहरण, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1921 में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के इस तरह के जमाव के लिए पहली बार लोएस शब्द का इस्तेमाल जो है किया गया है। लोएस मिट्टियाँ जो है प्रायः अधिक सरंध्र, बहुत उपजाऊ और कृषि के उपयुक्त होती है। इसका निर्माण जो है मध्य एशिया के गोबी मरुस्थल से पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टियों से हुआ है। लोएस में क्वार्टज, फेल्सपार, अभ्रक तथा कैल्साइट इत्यादि खनिजों का मिश्रण होता है। उसके बाद ऑक्साइड की वजह से उसका रंग जो है पीला रंग का भूरा होता है, पीला रंग या फिर भूरा होता है। आगे है कि 1791 महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया है? उत्तर हो जाएगा ओलंप दे गुज हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए ओलंप दे गुज एक फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिनके लेखक महिलाओं के अधिकार और कुप्रथा पर आधारित था। क्रांतिकारी सरकार के शासन पर हमला करने के दौरान उसे कै उन्मूलन गिलोटिन पर 1793 में मार दिया गया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। B.N. मालाबारी के प्रयास से 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ। इस कानून के आधार पर 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं का विवाह जो है निषिद्ध कर दिया गया। डॉक्टर कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और 1916 में प्रथम विधवा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय जो है जाता है। ये करंट का प्रश्न है 2019 का, तो पढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु जो है यहाँ पे हो जाएंगे। आगे प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था?
हो ची मिन्हू हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। गदर पार्टी स्थापना 1913, संस्थापक लाला हरदयाल और काशीराम। स्वराज पार्टी जो है 1923, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास हो जाएंगे। और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो है 1936, BR अम्बेडकर इसके स्थापना किए थे। आगे क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BA हो जाएगा। देखिए ये मिट्टियाँ गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। क्षारीय मृदाओं में नाइट्रोजन का अभाव रहता है। इस प्रकार की मृदाओं में बटसीम, धान, गन्ना व अमरूद, आंवला, फालसा तथा जामुन आदि के लक्षण जो है प्रतिरोधी फसलें व फल वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है जलोढ़ मृदा है। अगर बात करते हैं डुमट्टी लोम मिट्टी में, मिट्टी का बालू कण, चिकना कण और पांसु कण मिलता है। काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाने जाते हैं। मृदा अपवर्तन को वनारोपण द्वारा जो है रोका जा सकता है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है कि वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेणुका, हिमाचल प्रदेश में है। आगे क्या है? निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। देखिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए ऊतक जो है समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जाइलम इसे प्रायः कास्ट भी कहते हैं, यानी कह देते हैं। यह जो है 4 प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वही निकायें, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक हो जाएगा। यह संवहनी ऊतक होता है और इसमें 2 प्रमुख कार्य होते हैं, जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। देखिए पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। आगे है फ्लोएम। देखिए यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य जो है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। यह 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, चलनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक हो जाएगा। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा शहादत खां, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया। शहादत खां के बाद जो है सफदरजंग अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र जो है शुजाउद्दौला अवध का नवाब 1754 से लेकर के 72 तक बना। 1775 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। वाजिर अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासन काल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगा करके अंग्रेजों ने इसे 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। देखिए इसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष जो है 1800 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने के चक्की, युगल, सावधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना, ये सब प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित मृदभांड भी मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। सुतकोटदा एवं लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो जो कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यह एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 चौड़ा तथा 2.43 गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर यहाँ पे चौड़ा है। यह एक अन्य मोहर एवं कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन कादिर द्वीप में स्थित है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ यानी हरियाणा घग्घर नदी पर स्थित है। यह नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था जो है पाई गई है। यहाँ बनावली भी दिया गया, जैसे बनावली हरियाणा में स्थित एक पुरातत्व स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से
कौन से देश की फौजों की हार हुई है? उत्तर हमारा हो जाएगा फ्रांसीसी, याद रखेंगे। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 63 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी देश की फौजों को हार हुई। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जो था आपका जेम्स द्वितीय था। गुलाबों का युद्ध जो है इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। इंग्लैंड में गृह युद्ध वर्षों तक चला है। उसके बाद यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इस क्षतिपूर्व हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार जो है सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इस करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडिसन ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा यहाँ पे दिया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? इसका ऑप्शन हम देखते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा नाग। यह एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता जो है 4 किलोमीटर है और इसका प्रथम सफल प्रशिक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागों और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आकाश सतह से हवा मार करने वाले सक्षम आकाश मिसाइल की मारक क्षमता जो है 25 से 30 किलोमीटर। इसका प्रथम प्रशिक्षण जो है 1990 में किया गया था। अग्नि की बात करते हैं तो यह सतह से सतह मार करने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज तक की स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल का परिवार है। त्रिशूल यह कम दूरी का जमीन से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। इसकी क्षमता जो है 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। आगे क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 22। देखिए, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन सिंधी को जोड़ा गया। 92 में 71वां संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में क्या है कि 92वां संविधान संशोधन यानी 92वां हुआ था, जिसमें से मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। URL का पूरा नाम पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। यह आपका 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता आदि शब्द यहाँ पे जोड़े गए हैं। आगे क्या लिखा गया है? देखिए, बोला गया कि इसके द्वारा वन, शिक्षा, माप तौल, न्याय, प्रशासन, पशु एवं पक्षियों का संरक्षण को राज्य सूची से समर्थित सूची में डाला गया है। लोकसभा व विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है। 44वां जो संशोधन हुआ था 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक यानी कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि जो है 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। 57वां इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति ST के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शब्दावली यानी शताब्दी के अंतर्गत जो है किया गया है। बात करेंगे हम 52वां 1985 में। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 101, 2, 190, 191 को संशोधित करके यह उपबंध जो है किया गया है। यह संसद अथवा विधानमंडल का कोई सदस्य अपने दल का त्याग करता है या निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी के द्वारा दल से निष्कासित कर दिया जाता है अथवा कोई स्वतंत्र सदन में सीट प्राप्त करने के 6 महीने बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो ऐसे सदस्यों को सदस्यता जो है सदन से समाप्त हो जाएगी। ये मैथ्स का प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति जो है कबीर
की वाणी संकलन है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बीजक। देखिए, भक्ति काल निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक की यानी बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहित्य में भी इसमें संकलित है। आगे है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है किसने डिजाइन किया है। उत्तर हमारा हो जाएगा एम बी हनीफा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, पहली भारतीय ईवीएम का आविष्कार जो है 1980 में एम बी हनीफा द्वारा किया गया था, जिसे 15 अक्टूबर 1980 को इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटेड काउंसिल मशीन के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग जो है 1982 में केरल के नॉर्थ परवूर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुआ। उपचुनाव में हुए मतदान केंद्रों पर किया गया था। वर्ष 2004 में सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम का प्रयोग जो है किया जाने लगा था। आगे है बोला कि सेंटियागो राजधानी है चिली। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। राजधानी दिया गया जैसे चिली, सेंटियागो, लीमा का पेरू, जॉर्ज टाउन का युगाना और मोंटेवीडियो का आपका यहाँ पे उरुग्वे हो जाएगा। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। उत्तर हो जाएगा हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा। देखिए, टीपू की मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गया। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया। हैदर अली का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र टीपू सुल्तान था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्तों 1767 से 69 बेरेलास्ट। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकोट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। महत्वपूर्ण संधियां जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 हो जाएगा। आगे है 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। उत्तर हो जाएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया। कर्जन के पास विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। 1905 में बंगाल विभाजन, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में किया गया था और इसका प्रारूप जो है प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को लागू जो है किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांटा गया, जैसे एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर को बनाया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर के 84। देखिए, इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर के 21 वर्ष कर दिया। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तभी से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना जो है की जाती है। 1881 जनगणना में हैदराबाद और राजपुताने को नहीं जोड़ा गया था। नोट, भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुआ था, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व जो है नहीं हुआ। लगभग 20% भाग इसमें जो है छूट गया था। बात करेंगे लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 में हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.यू. को हेम के नेतृत्व में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। यही इसका महत्वपूर्ण घटना है। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग चंपा हो जाएगा। मगध का गिरिब्रज या फिर राजगिरिया हो जाएगा। आगे क्या है, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली, विदेह मिथिला, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, महिष्मती हो जाएगा। मल का कौशाम्बी हो जाएगा। पंचाल का अहिच्छत्र कंपिला हो जाएगा। चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर,
कंबोज का हाटक, सुरसेन का मथुरा हो जाएगा और अस्मक का पोटली पोतन, गांधार का यहाँ पे तक्षशिला हो जाएगा। चिपको आंदोलन डैश से संबंधित था। उत्तर आपको पता ही होगा, वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने के लिए। आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए इतना फास्ट इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि ताकि वीडियो आपका कम बने, मतलब कम मिनट का बने, आप आराम से इसको देख पाएँ। देखिए चिपको आंदोलन वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित था। इस आंदोलन के नेता जो है महान पर्यावरण चिंतक सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन जो है 26 मार्च 1974 में उत्तराखंड वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इससे रोकने के लिए महिलाओं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थी ताकि कोई वृक्ष जो है काट ना पाए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उद्गम भारत से नहीं है? उत्तर हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर चेमडुंग हिमानी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 5150 मीटर, बंगाल की खाड़ी मुहाना है। चिनाब बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश, सिंधु नदी पाकिस्तान हो जाएगा। राबी जो है रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी पाकिस्तान हो जाएगा। महानदी सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ जो कि बंगाल खाड़ी कटक के समीप। सिंधु जो है तिब्बत मानसरोवर झील के निकट जो कि अरब सागर यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या है कि सौर मंडल में क्षुद्रग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? उत्तर हमारा हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? सभी को पता है 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए पहले 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं जो कि सभी को पता है। आगे प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की जो कि फुंडुक्टो नदी जो है जल विद्युत परियोजना पर है। उत्तर हो जाएगा दीक्षी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये सब आराम से पढ़िएगा क्योंकि देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, बस 91 से देखा है और बाकी मैंने सभी का डिस्कशन अच्छे से किया है, एक एक लाइन को पढ़ा है। आप वीडियो देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है सभी वीडियो से लंबा बना है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी संस्था जो है संविधानेतर है? उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 से 29 हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 से 323। राज्य लोक सेवा आयोग 324 से 29। वित्त आयोग 280 हो जाएगा। अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आपका 338। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है 338 का। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी जो है आपका यहाँ पे 350 का। भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक जो है अनुच्छेद 148। भारत का महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता 76। राज्य का महाधिवक्ता 165 हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद जो है हमारा 263 हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में रेलवे यानी रेलगाड़ी की जो शुरुआत है कब हुआ है? उत्तर हो जाएगा 1853। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। सभी को पता होगा लॉर्ड यहाँ पे डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल जो है चलाया गया। निम्न में से कौन सी गैस जो है हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? उत्तर हो जाएगा SO2। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज जो है निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हेनरी बैकुरल हो जाएगा। ITBP ने अपने पेगोंग बेस में किस राज्य में साइकिलिंग अभियान जो है शुरू किया है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। ये करंट का क्वेश्चन है तो ITBP थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। उद्देश्य है शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा। वर्तमान महानिदेशक जो है अनिल दयाल सिंह है। दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा सेट समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे और अगर आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं, PDF डेली बेस पे लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, है ना।